आज हम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के अंदर हैं और मेरठ के अंदर हम गली गली सर्वे कर रहे थे और हम पहुंचे हैं मेरठ के अंदर एडवोकेट शाहिद सैफी साहब के पास और उनसे कुछ चुनाव से रिलेटेड बात करेंगे। कुछ सवालात होंगे जिनका वकील साहब संवैधानिक के अकॉर्डिंग उन सवालों का जवाब देंगे। जी एडवोकेट शाहिद सैफी साहब, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है, 2022 का इलेक्शन बहुत करीब है और एक तरफ समाजवादी है, एक तरफ बीएसपी है, एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ बीजेपी है और कहीं ना कहीं एक 1300 किलोमीटर दूर से आई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो ओवैसी साहब की पार्टी है और ये सारी की सारी पार्टियां अपना 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 दाव खेल रही हैं और चुनावी मैदान में है। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव का क्या माहौल है इस वक्त और क्या नतीजे आने की संभावना और किसकी सरकार बनने जा रही है और किसको आप अपना विधायक चुनना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले जय हिंद जय भारत। मेरा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग रहते हैं, वो हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों और सभी देशवासियों का एक देश है और सभी देश में मिलकर रहते हैं। जहाँ तक है चुनाव की, तो चुनाव के अंदर क्या है, अभी तक हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान न कभी वोट बैंक था और न है। वोट बैंक जो है वो एक राजनीतिक रूप में अलग अलग दिखाव की तरफ चल रहा है। एक कोई धर्म की सियासत कर रहा है, कोई राजनीति की सियासत कर रहा है, कोई विकास की बात करता है, कोई जात समाज की बात करता है। मेरा मानना ये है कि इस देश के अंदर मुसलमान 20% है और मुसलमानों को अपना एक रहबर, एक लीडर चुनना चाहिए जो इनके हक अधिकार की बात करे। जो यादव हैं और जाति के लोग हैं, जैसे मिश्रा हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, वो 2% लोग हैं, लेकिन उनका मुख्यमंत्री है। आपका उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो मेरा मानना है जो अक्सरियत 20% है उसकी भी हिस्सेदारी इस देश के अंदर होनी चाहिए, वो रोजगार से जुड़े। जी सर, अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को हरा रहे हैं और मुस्लिम उसको वोट करते हैं जो बीजेपी को हराता है। पिछले 75 साल से जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब से आज तक मुसलमान सभी जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये दीगर हिंदुस्तान की कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी को वोट देता चला आया है। लेकिन जब ये चुनाव में होता है तो उसे कोई वोट नहीं देता। धर्म और जाति के आधार पर अलग अलग वोटों का बिखराव हो जाता है और इसी कारण बीजेपी जीत जाती है और जो दूसरी पार्टी होती है वो हार जाती है, क्योंकि जो पार्टी है राजनीतिक जैसे बीजेपी है, वो अल्पसंख्यकों को भय और डर का माहौल दिखाकर दूसरी पार्टी से वोट ले लेती है। तो कहीं ना कहीं सर ये इल्जाम लग रहा है ओवैसी साहब पर। ये ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश आए हैं, कहीं इस तरह से वो बिहार चुनाव में चले गए और तेजस्वी यादव हार गए और वो कुछ सीटों पर बीजेपी जीत गई और वो सरकार नहीं बना पाए। कहीं ना कहीं ये इल्जाम लगा रही हैं सेकुलर पार्टियां कि ओवैसी साहब आए हैं और ये 100 सीटों पर लड़ रहे हैं और 100 सीटों पर हमारे वोट काट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, फिर सत्ता में बीजेपी आ जाएगी। देखिए, हमारे देश की खूबसूरती यही है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ जितनी भी राजनीतिक दल की पार्टियां हैं, सबको अपना अपना चुनाव प्रचार आजमाने का अधिकार है, आजमाना भी चाहिए। जो विकास की बात करेगा, ऐसी रोजगार पर शिक्षा योजना लागू करेगा जिससे क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा, विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, ठीक है नहीं, जनता का हित होगा। तो मेरा मानना यह है ऐसे व्यक्ति को वोट करना चाहिए। हमें भी किसी जात धर्म से हटकर एक ऐसी शख्सियत को वोट देना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, काबिल हो, क्षेत्र के लोगों की समस्या को समझ सकता हो, ऐसे लोगों को रोजगार दे ताकि इंडस्ट्री लगे, उद्योग लगे, लोगों को रोजगार मिले, विकास। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं और हमने विकास किया 2012 से 15 के बीच में। आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर इतना विकास समाजवादी ने किया और किसी सरकार ने नहीं किया। सवाल यह है, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा में एक पास भी किया गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की दुर्दशा, सबसे ज्यादा दुर्दशा खराब है, उसके लिए सच्चर कमेटी की सिफारिश लागू होनी चाहिए। जस्टिस सच्चर ने भी ये लागू की थी कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो बिल्कुल निचले तबके पे है, सभी ने इसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके हक और अधिकार की आवाज किसी ने नहीं उठाई है। तो कहीं ना कहीं ओवैसी साहब आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज तक 70 सालों में किसी ने हमारे हक की आवाज नहीं उठाई, हमें अपनी लीडरशिप को खड़ा करना है। इस बात से आप कितने सहमत हैं?
देखिए, उनकी बात का मैं इस बात से पर समर्थन करता हूँ कि जो 2% लोग हैं वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने हैं और बड़े बड़े ओहदों पे हैं, लेकिन हम 20% लोग हैं, हमें हमारा कोई हक हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो हमें भी हमारा अधिकार मिलना चाहिए संविधान के दायरे में, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो हमें संविधान ने दिया है, और संविधान हमारा एक मूलभूत अधिकार है, वो हमको मिलना चाहिए। हिस्सा आपको मिलना चाहिए, वो बात तो ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे थे कि ओवैसी साहब आए हैं, वो समाजवादी की भी टीम का बनकर काम कर रहे हैं, अखिलेश के इशारों पर काम कर रहे देखिए, हैं। ऐसा है, अभी तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, बीजेपी हो, ठीक है नहीं, या कांग्रेस हो, या बसपा हो, या कोई भी राजनीतिक दल हो, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। ए और बी टीम का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। हर आदमी को अपनी परफॉर्मेंस करने का हक है, और परफॉर्मेंस के आधार पर उसको सफलता मिलनी निश्चित है। तो वो कह रहे हैं कि जो है लोगों को आकर ओवैसी साहब भड़का रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, एक धर्म जाति की बात करते हैं, सिर्फ उनके भाषणों में मुसलमान मुसलमान होता है। ऐसा है, अपने हर अधिकार की बात करना कोई उत्तेजित शब्द का इस्तेमाल करना नहीं है। अपना हक और अधिकार हमें संविधान ने भी दिया है, और हमारा राजनीतिक हक है, वो हमको मिलना चाहिए। हक की बात कर रहे हैं कि हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो 100 सीटों पर तो सरकार नहीं बना पाएंगे ओवैसी साहब, तो किस तरीके से 20% मुसलमान को हिस्सेदारी दिला पाएंगे? देखिए, हिस्सेदारी मिलना हमें चाहिए, और हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम बेहतरीन प्लेटफॉर्म देंगे और जनता के हक और आवाज को उठाएंगे, और उनको रोजगार और शिक्षा पर रोजगार योजनाएं लागू करने का भरसक प्रयास करेंगे। तो जिस तरीके से ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है मुस्लिमों के साथ साथ जो शोषित और वंचित समाज है उसको भी साथ लेंगे, तो आप किस तरीके से उस समाज को जो मुस्लिम से अदर कास्ट है किस तरीके से सेटिस्फाइड करेंगे कि वो आप ओवैसी साहब के साथ आ जाए? देखिए, ऐसा है, देश 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र होने के पश्चात इसमें मुसलमानों की सबसे ज्यादा बुरी तरह से दयनीय स्थिति रही, और आज तक भी किसी भी राजनीतिक दल ने मुसलमानों का केवल वोट बैंक लेकर उसका इस्तेमाल किया है, ना तो उनकी हक आवाज उठाई है, और ना ही उनके लिए कोई रोजगार परक की स्कीमें लागू की हैं, और उनके लिए कोई वेलफेयर सरकारी योजनाओं में उनके लिए कोई हक अधिकार नहीं दिया, न उन्हें सरकारी नौकरी है, न कोई सुख है, न कोई सुविधाएं हैं, बच्चे बेरोजगार हैं, कोई रोजगार परक शिक्षा योजना मुसलमानों की लागू नहीं। तो आपने एक वर्ड कहा अभी कि मुस्लिम वोट बैंक, और साहब तो कहते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक तो कभी इस देश में था ही नहीं, हिंदू वोट बैंक था। ये बात तो सही है, जो ओवैसी साहब कहते हैं कि हिंदू वोट बैंक ही मुसलमान वोट बैंक कभी नहीं था। दूसरी बात ये, देश हमारा धर्मनिरपेक्ष है, हमें जात धर्म मजहब से उठकर जो एक शख्सियत है, कोई काबिल आदमी है, उसकी रहनुमाई करनी चाहिए, उसके पीछे खड़े होकर मजबूती से वोट बैंक करना चाहिए, और वोट हमारा एक राइट है, वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि आज तक हम जो है कभी बीजेपी को हराते आए, कभी समाजवादी को जिताते आए, कभी कांग्रेस को जिताते आए, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब हम जाग चुके हैं, अब हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए और हमें नौकरियां चाहिए। तो किस हद तक आपको लगता है कि मुस्लिम कौम जाग पाएगी? देखिए, ऐसा है, जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, बेचारे गरीब मजदूरी कर रहे हैं वो, तो अगर उनको हक अधिकार नहीं मिलेगा, तो मेरा मानना यह है, अगर समाज का जो विद्यार्थी तबका है वो शिक्षित नहीं होगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसकी आने वाली नस्लें भी परेशान हो जाएंगी। उसको शिक्षा भी मिलनी चाहिए, रोजगार भी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए, वो समाज के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। तो कहीं ना कहीं इल्जाम लगता है ओवैसी साहब पर कि जहां भी ओवैसी साहब जाते हैं बीजेपी जीत जाती है। देखिए, ऐसा है, हार जीत एक अलग बात है, लेकिन उनको अपनी परफॉर्मेंस करनी है, हमको अपनी परफॉर्मेंस करनी है, हमें अपनी काबिलियत गिनानी है कि हमारे ये गुण हैं, हम लोगों के लिए करेंगे, भलाई के काम करेंगे, जो समाज के शोषित वंचित समाज है उसको समाज को उभारेंगे, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उनको उभारेंगे, उनको रोजगार देंगे, उनको शिक्षा से जोड़ेंगे, उनको ऐसी रोजगार पर शिक्षा योजनाएं लागू करेंगे जिससे क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, विकास के साथ साथ रोजगार के नए अवसर मिले, तो सबके लिए अच्छा है। तो आखिर ओवैसी साहब जब उत्तर प्रदेश आए गए हैं, तो आप ये बताइए एडवोकेट साहब के किस तरीके से क्या मुद्दे होंगे चुनाव में ओवैसी साहब के, जिससे लोग उनके साथ जुड़े और उनको जिताने में कामयाबी? देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा होना चाहिए विकास का। जब विकास होगा तो समाज भी सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा। हमको सबसे पहले राष्ट्रहित में देखना है, राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है, ना हमारे लिए कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई मजहब है। अगर ओवैसी साहब अच्छा करेंगे तो ओवैसी साहब को सपोर्ट करेंगे। तो जिस तरीके से ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम मुस्लिम लीडरशिप में, वो बार बार अपने मंचों से कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से और धर्म जातियों की लीडरशिप खड़ी है, मुस्लिम लीडरशिप भी खड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए,
देश में ब्राह्मण है उनके नेता हैं, हमारे अनुसूचित जाति का समाज है उनके नेता है, अनुसूचित जनजाति का समाज है उनका नेता है, जितने भी हिंदुस्तान के समाज है सबका नेता है। तो हमारा नेता क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हमें अपनी कौम का एक रहबर चुनना है और रहबर के बीच हमको सबको खड़े रहना है। उसकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है, ये बात तो डेफिनेट है। अच्छा, दूसरी तरफ समाजवादी के बहुत बड़े लीडर हैं अबू आसिम आजमी साहब, वो कहते हैं कि हमें मुस्लिम लीडरशिप की जरूरत नहीं है। जो मुस्लिम लीडरशिप की या मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं वो पाकिस्तान चला जाए, यहाँ पर हमारे लीडर जो होते हैं वो हिंदू होते हैं और हमारे यहाँ पे लीडर हिंदू ही होंगे। देखिए, ऐसा पाकिस्तान से हमारा कोई वक्त नहीं। जब देश का बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1947 में, तो जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हिंदुस्तान में रहने का निर्णय लिया। उनका निर्णय सही था, उनके निर्णय के साथ हैं। और दूसरी बात, हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें गंवा दी हैं और हम ही उन्हीं के वंशज हैं। तो हम इस देश के राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं, अपने देश से मोहब्बत करता है हिंदुस्तान हम सबका है, ठीक है नहीं, और हम देश के लिए जान न्यौछावर कर देंगे। तो अबू आसिम आजमी जहाँ तक कह रहे हैं तो उससे आप कितने मतलब किस तरीके से उसकी बात? देखिए, ऐसा है, विचारधारा सब व्यक्तियों की अलग अलग हो सकती है। किसी को कुछ विचार है, किसी को विचार है, एक आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन देश हमारा सर्वोपरि है। हम उस मुद्दे पर राष्ट्रीय हित में देश के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट शाहिद सैफी जी। आज हम इनसे मुलाकात की और इनसे हमने कुछ सवाल पूछे। राजनीति जिस तरीके से माहौल चल रहा है, चुनावी बिगुल बजने वाला है 2022 का, हम गली गली घूम रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तो हम इनके पास आए। इनसे हमने कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बात की और उन्होंने बहुत सटीक संवैधानिक तरीके से अपनी बात का जवाब दिया। इसी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वकील साहब।